तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। तो आपको पता है कि हमने PYQ वीडियो सीरीज स्टार्ट किया जिसके अंदर हम चैप्टर 1 से 15 चैप्टर तक जो बायोलॉजी के है, क्लास 12 बायोलॉजी के, उसके ऊपर अब तक पूछे गए बोर्ड एग्जाम में सभी सवाल वो हम डिस्कस कर रहे हैं। और अभी तक हमने 9 चैप्टर के जो ये सवाल है PYQ ओके वो कंप्लीट कर दिए। अभी आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, इसके ऊपर बोर्ड एग्जाम में अब तक पूछे गए सवालों को डिस्कस करेंगे। MCQ देखेंगे उसके करेक्ट आंसर क्या है, उसके बाद आपको अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो उसके आंसर्स आपको कैसे लिखने हैं वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझ में आएगी वो होगी कि एग्जाम में ये चैप्टर से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ वीडियो को आप लास्ट तक देखो, तब जाके आपको कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होगा। तो सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे अब तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, फर्स्ट MCQ इज व्हाट विल बी द पेरेंट ब्लड ग्रुप इफ द ब्लड ग्रुप ऑफ अ चाइल्ड AB। तो चाइल्ड का जो ब्लड ग्रुप है यहाँ पे वो है AB, ठीक है। तो इसके पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप हमको पूछा गया है, ठीक है। चाइल्ड का यहाँ पे बताया गया है लेकिन पेरेंट्स का पूछा गया है कि पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ठीक है, ये सवाल है। तो अभी आपको पता है 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, A, B, AB एंड O। तो चाइल्ड का अगर AB है तो उसके पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप क्या होगा ये पूछा गया है। तो इसके लिए आपको जीनोटाइप मालूम होना चाहिए कि हर एक जो ब्लड ग्रुप है उसका एक जीनोटाइप होता है। क्या होता है? एक जीनोटाइप। तो वो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि A ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप होता है ओके IA एंड I0। उसके बाद B का होता है IB एंड I0 और I- बोल सकते हैं। उसके बाद AB का होता है IA और IB और उसके बाद ये जो O होता है उसका होता है I- और I-, ठीक है। तो ये होता है जीनोटाइप, ब्लड ग्रुप है उसकी जीनोटाइप है। तो यहाँ पे जो AB है इसका जो आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा D। सो D इज द करेक्ट आंसर, A एंड AB। कैसे? अभी देखो, सपोज A एंड AB है, ये दो पेरेंट्स, अब इसको क्रॉस करना पड़ता है। अब क्रॉस करने के लिए इसका जीनोटाइप आपको यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ता है। तो A का जीनोटाइप क्या है? IA। तो यहाँ पे हम डालेंगे IA और I0। AB का जीनोटाइप क्या है? तो यहाँ पे हम डालेंगे IA और IB, ओके। तो अब यहाँ पे करना पड़ता है उसको क्रॉस, ठीक है। अब A का हमने जीनोटाइप यहाँ पे डाला है, AB का जीनोटाइप डाला है, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर D है। तो IA और ये IA, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? तो यहाँ पे आएगा IA और IA, ठीक है। उसके बाद ये जो है वो इसके साथ बाइंड होगा तो होगा IA और IB, ठीक है। देखो IA और IB। उसके बाद ये जो I- है वो इसके साथ, मतलब IA और I- और जो फोर्थ बनेगा, लास्ट वाला जो बनेगा वो बनेगा ये इसके साथ, मतलब कि IB और I-। मतलब जो पेरेंट्स है इसमें से एक का ब्लड ग्रुप होगा A, दूसरे का होगा AB, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो A और AB ब्लड ग्रुप जो होगा उसके जो चाइल्ड है वो कैसे बनेंगे? सबसे पहले तो ये बनेगा A वाला ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ये किसका जीनोटाइप है? ये देखो A का, मतलब ये ब्लड ग्रुप वाला, ये AB ब्लड ग्रुप। तो यही आपको पूछा है कि चाइल्ड का आपको दिया गया था AB और आपको पेरेंट्स का निकालना था। तो पेरेंट्स का है A ब्लड ग्रुप और AB, ठीक है, दोनों का ये बताया है A और AB, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा वो A ब्लड ग्रुप होगा और यहाँ पे होगा B। मतलब कि जो पेरेंट्स अगर A ब्लड ग्रुप और AB ब्लड ग्रुप अगर क्रॉस हुए तो उसके जो चाइल्ड्स है, अगर 4 चाइल्ड्स की बात करें तो आपको मिलेंगे यहाँ पे A, B और AB, ये चारों टाइप के ब्लड ग्रुप आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में लेना है। सो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा D। ये मार्च 2013 को सवाल पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है चरस, हशीश और गांजा आर ऑब्टेन फ्रॉम, ये किससे मिलते हैं? ओके, अक्टूबर 2013 को ये सवाल पूछा गया था। तो इसका जो आंसर है वो है कैनाबिस सटाइवा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है D। देन थर्ड नंबर का जो MCQ है वो है एलिफेंटेसिस इज कॉज बाय। एलिफेंटेसिस इज कॉज बाय, ये कौन से वर्म से होता है? ठीक है, तो एलिफेंटेसिस आपको पता है जिसके अंदर जो लेग होता है वो उसका साइज बड़ा हो जाता है, ओके, जैसे एलिफेंट के जैसा साइज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एलिफेंटेसिस। तो ये जो है वो ऊचेरिया बैनक्रॉफ्टी ये वर्म से होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट में फोर्थ नंबर का सवाल जो है वो है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस इज कॉज व्हेन मदर इज। अब इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस के अंदर क्या होता है कि जो फीटस है उसकी डेथ हो जाती है, उसको इंजरी कॉज होता है, ठीक है। तो वो कब कॉज होता है? कि जब मदर जो होती है ना वो RH निगेटिव होती है। तो C इज द करेक्ट आंसर। RH जब निगेटिव होती है मदर, तब क्या होता है? इलेक्ट्रोब्लास्टोसिस फीटलिस होता है। नेक्स्ट में फिफ्थ नंबर का MCQ है ब्लैंक स्पेस इज द इन्फेक्टिव
और इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम की इन्फेक्शियस स्टेज कौन सी है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा उसकी जो स्टेज रहेगी इन्फेक्शियस वो होती है स्पोरोसाइट। ठीक है, डायग्राम में आपको पता चलेगा, लाइफ साइकिल जब आप प्लाज्मोडियम देखोगे तो आपको पता चलेगा। ये 2017 को सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल है कोकेन अल्कलॉइड इज ऑब्टेन फ्रॉम अ प्लांट। ये जो कोकेन अल्कलॉइड है, ये कोकेन कौन से प्लांट से ऑब्टेन होता है, ये 2018 को सवाल पूछा था, इसका आंसर है कोका। नेक्स्ट में चैप्टर नंबर 10 का सवाल नंबर 7 एमसीक्यू वाला, सेलुलर फैक्टर्स इन इन्नेट इम्यूनिटी इज प्रोवाइड बाय। अब सेलुलर फैक्टर्स जो है इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर, इम्यूनिटी पता है आपको क्या होती है, हमारी बॉडी की कैपेसिटी होती है कि जो बाहर से आने वाले एंटीजन को क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है, उसको लड़ती है उसके साथ, उसको हम कहते हैं इम्यूनिटी। तो ये इन्नेट इम्यूनिटी में जो प्रोवाइडेड होती है, सेल जो आपको इन्नेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं वो करते हैं इन द टर्म ऑफ फाइगोसाइट्स। फाइगोसाइट्स मतलब कि बाहर से आने वाले जो माइक्रोब्स है या फिर जो एंटीजन है उसको खाने वाला, मतलब उसको हम बोलते हैं फाइगोसाइट्स। ठीक है, तो सेलुलर फैक्टर्स आपको फाइगोसाइट्स ये इन्नेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। अब देखते हैं कि चैप्टर नंबर 10 पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में पहला जो है वो इम्यूनिटी के ऊपर है, जैसा व्हाट इज इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्सप्लेन डिफरेंट बैरियर्स इन इन्नेट इम्यूनिटी। अब देखो इम्यूनिटी क्या होती है, डिसीज रेजिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ओके, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे आपको ध्यान में देना है कि जो इम्यूनिटी उसके दो टाइप है, एक्वायर्ड और इन्नेट। इन्नेट के 4 बैरियर होते हैं और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है उसके 2 टाइप होते हैं, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। अगेन नेचुरल में 2 होते हैं, एक्टिव पैसिव, अगेन आर्टिफिशियल में भी 2 होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। तो ये ध्यान में रखना। यहाँ पे आपको आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में बताना है। ओके, तो ये मार्च 2016 को सवाल पूछा गया था। जैसे कि आप यहाँ पे अगर देखोगे, ठीक है, इस पेज पे हम देखते हैं कि जो इम्यूनिटी है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इम्यूनिटी। सो इम्यूनिटी के 2 टाइप है, एक है नेचुरल, उससे भी पहला है अपना इन्नेट, उसके बाद एक्वायर्ड। ठीक है, इन्नेट और एक्वायर्ड। उसके बाद ये इन्नेट के अंदर 4 बैरियर है, अब एक्वायर्ड के अंदर 2 है। यहाँ पे सबसे पहला नेचुरल और उसके बाद आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल। उसके बाद ये नेचुरल के अंदर अगेन 2 है, एक है एक्टिव और दूसरा है पैसिव। यहाँ पर भी वैसा एक्टिव और पैसिव। ठीक है, तो आपको क्या पूछा गया है, देखो आप यहाँ पे आपको पूछा गया है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिफिशियल, ओके, एक्वायर्ड और एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, आर्टिफिशियल, एक्वायर्ड यहाँ पे ऊपर और ये एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। तो इसके बारे में आपको पूछा गया है। तो इस तरीके से ये चारों जो आपका ये टेबल है, ये टेबल पे आप आईएमपी समझ लो, इसके ऊपर एक ना एक सवाल आपको 100% पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट में अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अपना गिव एनी 2 यूनिक फीचर ऑफ द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी के यूनिक फीचर बताओ, कौन से यूनिक फीचर, ये 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। नेम द टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट्स विच सीक्रेट परफोरिन्स। अब टी लिम्फोसाइट का आपको नाम बताना है जो कि परफोरिन्स नाम का केमिकल सीक्रेट करता है। ये 2017 को सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट में चैप्टर नंबर 10 का जो स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी है उसके ऊपर टॉपिक के ऊपर देखो, डिस्क्राइब द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है कि जो बाहर से आने वाला सब्सटेंस है वो एंटीजन, तो जब दोनों भी अपने साथ एक में को मारते हैं, क्योंकि ये बाहर से आने वाला ये बॉडी का ये दूसरे का जब कांटेक्ट में आते हैं, तो जब वो दोनों कांटेक्ट में आते हैं तो जो वो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो वो आपको डिस्क्राइब करना है, डायग्राम नहीं निकालनी है। अब 3 मार्क का अगर सवाल है, 4 मार्क के लिए पूछा गया तो उसकी डिस्क्राइब तो करनी है, उसके साथ साथ डायग्राम भी निकालनी है। नेक्स्ट में विद द हेल्प ऑफ अ चार्ट एक्सप्लेन द कंपेटिबिलिटी ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप। अब ह्यूमन ब्लड ग्रुप की कंपेटिबिलिटी आपको बताना है कि कौन किसके साथ ज्वाइंट हो सकता है, कौन किसके साथ, ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है पूरा। नेक्स्ट में चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी का सिर्फ स्ट्रक्चर आपको डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब मतलब कि आपको एक्सप्लेन करना है, उसके बाद स्ट्रक्चर भी निकालना पड़ेगा। ये 2015 और 2014 को आया था। नेक्स्ट में एक्सप्लेन एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप आपको पता है, सिस्टम, ओके, आपको पता है कि ये कार्ल लैंडस्टीनर और डेकेस्टेलो स्टर्ली, ये इन्होंने क्या किया था, ये डिस्कवर्ड किया था। तो वो सब कुछ आपको बताना है कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कैसी है, क्या है। स्केच एंड लेबल द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, अगेन 2018 को ये रिपीट हुआ था। नेक्स्ट में एक्सप्लेन इन ब्रीफ द मैकेनिज्म ऑफ एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन।
ओके, तो यहाँ पे आपको ये जो सवाल है ना, ये 4 मार्क के लिए पूछा गया था। ये 2018 नॉट 8, 2018 को सवाल पूछा गया था, जिसके अंदर आपको एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है उसको एक्सप्लेन करना है, उसके साथ साथ उसकी डायग्राम भी निकालनी है, तब जाके आपको 4 में से 4 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद 7 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट एंड रीराइट। अब ये देखो, ये जीनोटाइप और फिनोटाइप के ऊपर चार्ट है। अब फिनोटाइप के अंदर ए ब्लड ग्रुप है, बी है, उसके बाद ए बी है और ओ है। अब जो ए ब्लड ग्रुप है उसका जो जीनोटाइप होता है वो होता है IA और I0 I डैश। उसके बाद बी का भी वैसा ही IB, तो यहाँ पे मैं डालूंगा IB, यहाँ पे IB और IB और I डैश। ठीक है, तो ये हो गया अपने बी का जीनोटाइप। ठीक है, बी ब्लड ग्रुप का। अब AB का ये होता है IA IB, और जो O होता है वो ब्लड ग्रुप उसका होता है I डैश और I डैश। ठीक है, तो ये होता है O का ब्लड ग्रुप। तो आप समझ में आ रहा है, आपका जो चार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। 2019 में सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट में अगला सवाल देखते हैं, कॉमन ह्यूमन डिसीज। अब कॉमन ह्यूमन डिसीज के अंदर आपको 10 डिसीज है जो कि पढ़ने हैं। कितने डिसीज है? चैप्टर नंबर 10 में आपको 10 डिसीज है। तो 10 डिसीज ये जब आप पढ़ोगे तो इसके अंदर आपको उसका कॉजेटिव एजेंट, उसके बाद साइंस एंड सिम्टम्स, उसके बाद उसका प्रिवेंशन कैसा है, उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट कैसी है, तो ये आपको पूरे ध्यान में रखना है। 10 डिसीज़ के पॉजिटिव एजेंट्स कैसे होता है, वो कैसे, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसकी क्या ट्रीटमेंट है, उसके अंदर कौन से ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं, ड्रग्स मीन्स टैबलेट कौन सी यूज़ की जाती है, तो वो सब कुछ आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये डिसीज़ के ऊपर 100% एक ना एक सवाल तो आपको पूछा जाता है। तो पहला सवाल यहाँ पे है, स्टेट द सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड। देखो टाइफाइड पूछा गया था, टाइफाइड पे सवाल आया था 2009 के अंदर। HIV के ऊपर सवाल 2014 के अंदर। अमोबियासिस एक डिसीज़ है 10 में से, उसके ऊपर 2014 में आया था। कैंसर, टाइप्स ऑफ कैंसर 2015 में आया था। HIV 2017 में आया था। उसके बाद ये टाइफाइड फीवर, ये टाइफाइड 2017 में भी आया, टाइफाइड 2009 में भी आया। तो ये ध्यान में रखना, मतलब यहाँ पे टाइफाइड आया, अमोबियासिस ये डिसीज़ आया, HIV आया, कैंसर आया, तो ये डिसीज़ आए थे। ठीक है, यहाँ पे भी HIV तो 2-3 बार आया है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट में टाइफाइड, देखो अगेन टाइफाइड ज़्यादा आया है, 2018 को ये पूछा गया था। 19 को जो पूछा गया था वो ट्यूमर है, ट्यूमर मतलब कैंसर। ठीक है, ट्यूमर के बारे में, जैसे नेम द प्रोसेस इन विच ट्यूमर सक्सेसफुली स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ग्रो एंड डिस्ट्रॉय हेल्थी टिश्यू। ट्यूमर क्या होता है? जब अनकंट्रोल जो ग्रोथ हो जाती है सेल की, तब उसे हम कहते हैं कैंसर, अनकंट्रोल ग्रोथ। ठीक है, तो अननेसेसरी होता है, अनकंट्रोल ग्रोथ होती है, उससे क्या होता है, एक मास तैयार होता है सेल का, उसको हम ट्यूमर कहते हैं। तो ट्यूमर धीरे धीरे स्प्रेड हो जाता है बॉडी के अंदर और बाकी के जो हेल्थी टिश्यू उसको डिस्ट्रॉय करता है, तो ये कैंसर का है, तो उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट में नेम द पॉजिटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। अब देखो 2020 में मलेरिया के ऊपर सवाल आया था, 2022 में अगेन टाइफाइड के ऊपर सवाल आया था। अब 2023 में टाइफाइड के ऊपर सवाल नहीं आएगा, क्योंकि टाइफाइड बहुत बार आ चुका है। अब आ सकता है मलेरिया के ऊपर, या फिर आ सकता है HIV के ऊपर, या फिर कैंसर के ऊपर। HIV क्यों आ सकता है? क्योंकि HIV जो मुद्दा है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वो हमारे जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके अकॉर्डिंग आ सकता है। लास्ट में जो 10 नंबर का ड्रग एब्यूज़ जो टॉपिक है उसके ऊपर एक सवाल आया था, जो कि है गिव द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ऑफिड्स, कैनाबिनॉइड्स और मॉर्फिन्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ के अंदर ये ड्रग्स कैसे असर डालते हैं, ये सवाल आया था 2013 के अंदर। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हो। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है। ओवरऑल अगर चैप्टर को देखेंगे तो चैप्टर बहुत बड़ा है, 3 मार्क का ही वेटेज है, तो इसको आप लास्ट में करो। इसमें आपको टिप देना चाहूँगा कि आप क्या करो, चैप्टर के अंदर जो 10 डिसीज़ है, देखो चैप्टर 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हुआ है। पहला पार्ट वो है जो हमें इननेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये सारी चीज़ के बारे में पढ़ाता है। इननेट इम्यूनिटी, ओके, ओवरऑल इम्यूनिटी के अंदर पार्ट है वो। एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, वैक्सीन कैसे बनती है, ये आधा पार्ट है। और आधे पार्ट में आपको 10 डिसीज़ है। 10 डिसीज़ के अंदर आपका अमीबियासिस है, एंटाइमोस्टिलिटी का उसकी लाइफ साइकिल है, मलेरिया है, टाइफाइड है, फीवर है, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे डिसीज़ आपको चैप्टर के अंदर 10 डिसीज़ है। टोटल कितने डिसीज़ है? 10। तो 10 डिसीज़ अगर आपने की अच्छे से तो 10 डिसीज़ में से एक आपको 2 मार्क के लिए या फिर 3 मार्क के लिए सवाल आ सकता है। तो 3 मार्क इसका वेटेज है। तो अगर आपने 10 डिसीज़ भी किए और 2 मार्क आपके हो गए तो आपका 1 मार्क बचता है ये चैप्टर के ऊपर। तो ये आप ध्यान में रखना, 10 में से एक डिसीज़ तो 100% आएगा, इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ। ओके, सो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए चैप्टर नंबर 10 के ऊपर। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे टाइप के सवाल पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम में कैसे टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।